बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं प्रोफेसर फैज़ान गुराया। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 2 की, MG 211 के लेक्चर नंबर 2 की, ऑर्गेनाइजेशनल बाउंड्रीज एंड एनवायरनमेंट। हमने पिछले लेक्चर में बात की एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की, तो अब उसी की बात आगे कंटिन्यू करेंगे। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में दो चीज़ें आती हैं, एक ऑर्गेनाइजेशनल बाउंड्रीज आती हैं और एक मल्टीपल एनवायरनमेंट्स आते हैं। एवरी आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन बाउंड्रीज देयर माय बी फैक्ट that which separate the organism from its environment. Today, boundaries are becoming increasingly complicated and hard to pin down. जी, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में हमारे पास सबसे पहली चीज आ गई इकोनॉमिक ग्रोथ की। टोटल क्वालिटी ऑफ गुड्स, उसमें तीन चीजें फर्दर आती हैं इकोनॉमिक ग्रोथ में। पहली हमारे पास आ गई एग्रीगेट आउटपुट, दूसरी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और तीसरी प्रोडक्टिविटी। सबसे पहले बात करेंगे जी एग्रीगेट आउटपुट। एग्रीगेट आउटपुट हमारी किस तरह से होती है? एक बिजनेस साइकिल पूरा चलता है, बिजनेस में अप्स एंड डाउन आते रहते हैं, और वही चीजें हमारी आउटपुट का हिस्सा बनती हैं कि जब जब अप्स आएंगे तो प्रोडक्शन ज्यादा होगी, आउटपुट ज्यादा होगी, जब डाउन आएंगे तो आउटपुट कम होगी। उसके बाद आ जाता है एग्रीगेट आउटपुट क्या है? टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय एन इकोनॉमिक सिस्टम, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, टोटल क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट कंट्री सिटीजन कैन परचेज विद द करेंसी यूज्ड इन देयर इकोनॉमिक सिस्टम। कि लोग कितनी बेहतर क्वालिटी या क्वांटिटी परचेज करते हैं किसी कंट्री के अंदर, वो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कहलाता है। तो ये हमारी एग्रीगेट आउटपुट और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो गया। दूसरी हमारे पास आ गई ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। किसी भी कंट्री के अंदर टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस, गुड्स और सर्विसेज जो प्रोड्यूस होती हैं किसी भी कंट्री में, उसकी टोटल वैल्यू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहलाता है। अब टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय अ नेशनल इकोनॉमी विद इन अ गिवन पीरियड रिगार्डलेस ऑफ वेयर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर लोकेटेड। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में ग्रॉसरी चीजें हम लेते हैं, इसमें चीजें जो दूसरे मुल्कों में जा रही हैं या दूसरे मुल्कों से आ रही हैं वो भी शामिल हो जाती हैं, लेकिन ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में सिर्फ वो चीजें जो एक कंट्री के अंदर रहते हुए प्रोड्यूस हुई हैं उन्हें ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कहते हैं, GNP। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, MCQs आते हैं, इनको ध्यान से समझ लीजिएगा। रियल ग्रोथ रेट क्या होता है? द ग्रोथ रेट ऑफ GDP एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन एंड चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ कंट्रीज करेंसी। जब हम इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर लेते हैं, और अगर फॉरेन प्रोडक्ट्स हैं, उनकी डीलिंग, उनकी बाइंग सेलिंग फॉरेन करेंसी में हो रही है, जिस तरह मल्टीनेशनल कंपनी यहाँ पे काम कर रही हैं, तो फिर उनको पाकिस्तान करेंसी में जब कन्वर्ट कर लेंगे, उसके बाद जब हम उसकी ग्रोथ कैलकुलेट करेंगे तो वो रियल ग्रोथ रेट होगा। पर कैपिटा इनकम क्या होती है? GDP पर पर्सन एंड रिफ्लेक्ट द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। हर बंदे के लिहाज से, यानी कि टोटल GDP को टोटल पॉपुलेशन में डिवाइड कर दिया जाता है, तो वो पर कैपिटा कहलाता है GDP। रियल GDP क्या होता है? GDP कैलकुलेटेड to the account of changes in the currency values and price changes versus nominal GDP। यानी कि करेंसी, किसी भी करेंसी में वैल्यूज हो, उनको पाकिस्तानी करेंसी में चेंज करके जब हम GDP कैलकुलेट करते हैं तो वो रियल GDP कहलाता है। फिर आता है परचेजिंग पावर पैरिटी, प्रिंसिपल दैट एक्सचेंज रेट्स आर सेट सो दैट प्राइसेस ऑफ सिमिलर प्रोडक्ट्स इन डिफरेंट कंट्रीज आर अबाउट द सेम। ये एक थ्योरी है परचेजिंग पावर पैरिटी की, जिसमें ये कहा जाता है कि किसी भी यानी कि जो एक्सचेंज रेट होता है वो इस तरह सेट किया जाए कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की हर जगह प्राइस अकॉर्डिंग टू एक्सचेंज रेट सेम हो। यानी कि एक चीज जो है, जो अमेरिका में $10 की है तो वो यहाँ पे 2500-2700 की होनी चाहिए, या $1 की है तो यहाँ पे 270-80 रुपए की होनी चाहिए। दैट इज कॉल्ड परचेजिंग पावर पैरिटी। अब तीसरा हमारे पास पॉइंट जो था इसका, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का, सॉरी, इकोनॉमिक ग्रोथ का, वो आ जाता है प्रोडक्टिविटी। मेजर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ दैट कंपेयर्स हाउ मच अ सिस्टम प्रोड्यूस विद द रिसोर्सेज नीडेड टू प्रोड्यूस। कोई चीज प्रोड्यूस करने के लिए कितने रिसोर्सेज चाहिए, ये सारी चीजें हमारी प्रोडक्टिविटी कहलाती है। आगे बात करते हैं, देयर आर नंबर ऑफ फैक्टर्स व्हिच कैन इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। अब बहुत से फैक्टर्स जो हैं जो इसको अफेक्ट भी करते हैं। उसमें हमारे पास आता है बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है कि हम दैट बैलेंस विद इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। ऑल प्रोडक्ट्स इन द कंट्री एक्सपोर्ट माइनस इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ द इंपोर्ट। जब एक्सपोर्ट में से हम इंपोर्ट माइनस करते हैं तो वो बैलेंस ऑफ पेमेंट आता है, और पाकिस्तान का बैलेंस ऑफ सॉरी ट्रेड आता है। तो पाकिस्तान का बैलेंस ऑफ ट्रेड हमेशा डेफिसिट रहा है। क्यों? अगर एक्सपोर्ट ज्यादा होगी तो ट्रेड सरप्लस आएगा, एक्सपोर्ट्स कम होगी इंपोर्ट से तो ट्रेड डेफिसिट आ जाएगा।
ठीक है। अल्टीमेटली फिर हमें शिफ्ट होना पड़ेगा नेशनल डेट की तरफ, कर्ज लेके उन पैसों की जो भुगतान करना पड़ेगा, और वो हम हर साल कर रहे होते हैं। तो देख लें, एक वैसे तो कर्ज लिया जाता है, हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो अपने खाने के लिए भी कर्ज लेते हैं, ठीक है, अपनी एशिया पूरी करने के लिए, लेकिन उसके साथ साथ हम खुद भी इसके जिम्मेदार हैं कि जब हम फॉरेन प्रोडक्ट्स को ही इस्तेमाल करेंगे, यूज करेंगे, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि हमारा जो ट्रेड डेफिसिट ही रहेगा, और जब ट्रेड डेफिसिट रहेगा तो हमें डेट लेना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है जी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का, इसको फारिग करें। नेक्स्ट आ गया इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन कहता है राइज इन प्राइसेस, रैपिड राइज इन प्राइसेस इन कॉल्ड इन्फ्लेशन। सिर्फ इतनी बात दे देने के कि अचानक जो प्राइस में रैप चेंज आ जाता है, इंक्रीज कर जाती है, उसे इन्फ्लेशन कहा जाता है। आगे आगे हमारे पास इन्फ्लेशन मेजर करने के लिए हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यूज करते हैं। ये एक स्टैट की टर्म है, ठीक है, इसको सिर्फ इतना याद रखें, इसकी डिटेल में जाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि जो जॉबलेस पर्सन हैं किसी मुल्क के अंदर, ठीक है, इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर, उसे अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। और सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रिसेशन में होती है या डिप्रेशन में होती है। इकोनॉमी मैनेज करने के लिए हमें कुछ फिजिकल पॉलिसीज बनानी पड़ती हैं जो गवर्नमेंट बनाती है। गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज दैट डिटरमाइन हाउ द गवर्नमेंट कलेक्ट एंड स्पेंड इट्स रेवेन्यू। गवर्नमेंट अपने रेवेन्यू कैसे कलेक्ट करेगी, कैसे स्पेंड करेगी, इसकी फिजिकल पॉलिसी कहते हैं। जो स्टेट बैंक बनाता है गवर्नमेंट इकोनॉमीज पॉलिसीज दैट डिटरमाइन द साइज ऑफ नेशंस मॉनेटरी सप्लाई, ये स्टेट बैंक बेसिक बनाता है। गवर्नमेंट उसने लिखा है, लेकिन ये जो सेंट्रल बैंक होता है किसी भी कंट्री का, वो मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है कि पैसे का लेन देन, क्रेडिट की सप्लाई, पैसे का लेन देन कितना किस हिसाब से होगा किसी भी कंट्री का, ठीक है। अगर क्रेडिट रेशियो ज्यादा करनी हो तो मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो लूज बना ली जाती है। क्रेडिट क्रिएशन कम करनी हो, क्रेडिट की सप्लाई कम करनी हो, तो मॉनेटरी पॉलिसी टाइट बना ली जाती है। स्टेबलाइजेशन पॉलिसी, गवर्नमेंट पॉलिसी एम्बेसिस बोथ फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसीज हुज गोल इज टू स्मूथ आउट द फ्लक्चुएशन, कि दोनों को एक तरतीब के साथ लेके चलना स्मूथली, उसे स्टेबलाइजेशन पॉलिसी कहते हैं जी। उसके बाद हमारे पास आ गया थ्री, अच्छा ये जरूरत नहीं है। अब आगे आप बात करते हैं जी डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट। इसको सिर्फ इसलिए आगे में डेमोग्राफिक क्या होता है। डेमोग्राफिक बेसिकली किसी भी कंट्री के जो लोग हैं उनकी इनकम, उनका लिविंग स्टैंडर्ड्स, उनकी परचेजिंग पावर, उनकी एज, जेंडर, ये सारी चीजें हमारे डेमोग्राफिक में आती हैं। यहाँ लिखा होगा जी, जेंडर, एज, इनकम लेवल, लेवल ऑफ एजुकेशन, ग्राफिक लोकेशन, जियोग्राफिकल लोकेशन, फैमिली, ये सारी चीजें हमारा डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट। जी नेक्स्ट हो गया हमारा पॉलिटिकल एंड लीगल एनवायरनमेंट। लीगल एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स इंक्लूड लीगल एंड गवर्नमेंट सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट। जी, जो लीगल सिस्टम है, जो कानून, जो कवानीन जो है, जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, इसको पॉलिटिकल लीगल एनवायरनमेंट कहते हैं। फिर आ गया हमारे पास टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में हमारे पास आते हैं product and services technologies. The technologies employed for creating products for customers, although many people associate technology, यानी कि टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए जो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज प्रोड्यूस की जाती हैं, वो दैट इज कॉल्ड टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। और सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का यूज जापान करता है, वहां पे तो लेबर फोर्स बहुत कम है, लेबर के तौर पर काम करने के लिए भी रोबोट्स मौजूद है, दिस इज कॉल्ड टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। फिर आता है बिजनेस प्रोसेस टेक्नोलॉजीज आर यूज्ड नॉट सो मच टू क्रिएट प्रोडक्ट्स एज टू improve our firm performance of internal operations such as accounting, managing information flows, creating activities. This is called business process. जी नेक्स्ट आ गया सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट। इसमें सबसे पहली बात हम करेंगे नेचुरल एनवायरनमेंट की। Geographical and ecological factors such as changing weather, climate, earthquake, flood, storm, and natural sources considered unnatural. ठीक होगा जी, इतना इसको पढ़ना काफी है। जी स्टूडेंट्स, ये आपका लेक्चर था, लेक्चर नंबर 2, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपकी अंडरस्टैंडिंग होगा। अपना ख्याल रखिएगा, और जाने से पहले वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।